my other favorite party. I have two favorite parties. One, of course, is the Aam Aadmi Party. The other one is the MNS. The Aam Aadmi Party is really and truly doing very well indeed. Right now, we have Mr. Sandeep Katke, Advocate Sandeep Katke, with us. Sandeep Katke साहब नमस्कार। नमस्कार 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 सर। आप में आपको यंग लग रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। आपको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी प्रदीप जी, आपको भी थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार सर, अभी मैं देख रहा था राजस्थान में आदरणीय सामान्य अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान जी के साथ थे, और क्या सपोर्ट मिल रहा है यार, क्या प्रभाव है। मतलब इतने ज्यादा लोग मैंने कभी देखा नहीं। मतलब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह पे, और हर जगह पे जहां जहां पे बातचीत हो रही है, कुछ हो रही, बागी चैनल तो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हर कोई ये कह रहा है कि भाई जैसे दिल्ली में स्कूल हैं, जैसे अस्पताल हैं, जैसे पंजाब में अभी बन गए, आपने 650 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए पंजाब में। मतलब अब इसको मैच कैसे करेगा कोई और पॉलिटिकल पार्टी? हाउ विल दे मैच इट? किसी और के पास कोई ये एजेंडा ही नहीं है। संदीप काटके साहब, नहीं, सही बात है। जैसे काम हुआ है आम आदमी पार्टी के प्रदेशों में उसी प्रकार का काम जो है वो बाकी के राज्य भी चाहते हैं। तो इसके लिए अरविंद जी जहां भी जाते हैं तो उनको अच्छा खासा सपोर्ट वहां पे मिलता है। हम सभी को पता है आम आदमी पार्टी ये 10 साल पुरानी पार्टी है, अभी वो नेशनल पार्टी बनी है, तो थोड़ा सा समय और लगेगा। लेकिन जो भी अभी लोगों का समर्थन है आम आदमी पार्टी के साथ में, मैं समझता हूँ ऐसे समर्थन कोई भी पार्टी के साथ में नहीं है। आम आदमी पार्टी ऐसी अकेली पार्टी है कि जिस पार्टी में लोग जो है वो सामने से आते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती है, वो रैलियों में बसों में भरने के लिए लोगों को कुछ पैसे दिए जाते हैं, खाना पीना दिया जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सभा में लोग जो है वो खुद के खर्चे पे आते हैं और खुद के खाने पीने पे आते हैं, और आम आदमी पार्टी को सहयोग देकर आम आदमी पार्टी ताकतवर बनाने के लिए सभी लोग जो है उस स्फूर्ति से सामने से आते हैं। काटके साहब, मुंबई महाराष्ट्र की बात करते हैं। मुंबई में आपने धारावी में एक कैंपेन चलाया था अडानी को जो पूरे प्रोजेक्ट देने के खिलाफ, एंड अभी वो शायद तूल पकड़ता दिख रहा है। अभी सभी पार्टी इसमें आ गए और पार्टी एक प्रोटेस्ट होने वाला है। एक सब जितने भी नेता, कांग्रेस, उद्धव बाला साहब ठाकरे, सेना, तो एवरीबडी इज गेटिंग टुगेदर नाउ। क्या एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या अत्याचार वहां पर हो रहा था? कट ऑफ डेट्स के बारे में आपने बोले थे, रिहैबिलिटेशन के बारे में बोले थे, रिलीफ के बारे में बोले थे। क्या ये आखिरकार ये सब पार्टीज एक साथ आकर ये चीज को हाईलाइट करेंगे? आपको लग रहा है कुछ न्याय मिलेगा लोगों को? किस प्रकार से देखते हो? कल की मैं बात बता रहा हूँ। कल शिवसेना प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे ने हम सभी को उनके घर मातोश्री बुलाया था। तो धारावी के जितने भी प्रमुख नेता है वो सभी मातोश्री कल गए थे। वहां पे धारावी के आमदार वर्षा गायकवाड़ भी मौजूद थी, शिवसेना के माजी आमदार बाबूराव माने थे, और काफी नगर सेवक जो धारावी से है वो थे। मैं खुद वहां पे था। तो सभी पार्टियों को उद्धव जी ने बुलाया था, और उद्धव जी का भी यही कहना था कि अभी धारावी का विषय जो है वो सिर्फ धारावी के लिए नहीं बचा है, धारावी का विषय जो है पूरे मुंबई का विषय हो गया है। क्योंकि अदानी को धारावी के माध्यम से जो टीडीआर मिलने वाला है उसके ऊपर राज्य सरकार ने एक जीआर निकाला है। उस जीआर के मुताबिक मुंबई के सभी बिल्डरों को अगर टीडीआर खरीदना है तो सबसे पहला 40% जो टीडीआर है वो उनको अदानी रियल्टी से ही खरीदना जो है वो अभी कंपलसरी किया है। तो इस प्रकार का जीआर जो है वो राज्य सरकार ने निकाला है। अदानी के टीडीआर को कोई भी प्रकार का इंडेक्सेशन नहीं है, यानी धारावी का 1000 फुट टीडीआर आप साउथ बॉम्बे में मलबार हिल जैसे जगह पे पूरा 1000 स्क्वायर फीट का टीडीआर आप यूज कर सकते हो, उसके ऊपर प्राइस इंडेक्सेशन नहीं है। तो इस प्रकार अनेक सुविधा जो है वो अदानी को दी जा रही है, और वो धारावी करों के नाम पर दी जा रही है। लेकिन धारावी करों के हाथ में क्या आएगा, धारावी करों को किस प्रकार से रिहैबिलिट किया जाएगा, धारावी के जितने भी उद्योग धंधे हैं उसको किस प्रकार से रिहैबिलिट किया जाएगा, इस प्रकार का कोई भी प्लान जो है वो अभी तक ना अदानी ने दिया है ना राज्य सरकार ने दिया है। जबकि अदानी को यह भी सहूलत दी है कि अदानी को जो टीडीआर मिलने वाला है वो टीडीआर को प्लेज करके वो उसके ऊपर फंड रेज कर सकता है। तो अदानी अगर सब धारावी का टीडीआर लेके फंड रेज करके अगर देश छोड़ के भाग गया
तो ये सरकार पहले ही जो वहां पे बैठे हैं, नीरव मोदी बैठे हैं, विजय मल्ल्या बैठे हैं, उन लोग को ला नहीं सकती। तो अदानी तो इनके जमाई है, तो अदानी के लिए तो ये स्पेशल सुविधा करके उसको भेज देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जो धारावी के नाम पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये मिलकर कर रही है, और इसमें पूरा बेनिफिशियरी जो है वो अदानी है, और अदानी के माध्यम से पूरी भारतीय जनता संदीप पार्टी। लाटके साहब, इसको जरा आप विस्तार से समझाएंगे सर। ये टीडीआर ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स, राइट? हमारे दर्शकों को जरा समझाएंगे कि ये नया जीआर, इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर मुंबई में सर? देखिए, पूरे मुंबई में अभी हम लोग अगर मौजूदा परिस्थिति देखेंगे तो पूरे मुंबई में 3 करोड़ 20 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन का काम चालू है पूरे मुंबई में। 3 करोड़ उसमें 20 सभी लाख मीटर आगे 3 करोड़ 20 लाख स्क्वायर मुंबई का फीट कंस्ट्रक्शन जो है 3 करोड़ 20 लाख स्क्वायर फीट का है जी। लेकिन धारावी के माध्यम से पूरा 10 करोड़ स्क्वायर फीट का एफएसआई जनरेट होने वाला है। उसमें 10 करोड़ का एफएसआई जनरेट होने वाला है जी। यस, उसमें 4 करोड़ धारावी के रिहैबिलिटेशन के लिए वापरेंगे, यूज मतलब 3 टाइम्स व्हाट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन इन मुंबई। 6 करोड़ स्क्वायर फीट जी। 6 करोड़ स्क्वायर फीट विल बी फॉर अदानी एज अ टीडीआर जी। तो उसको वो धारावी भी यूज कर सकते हैं और धारावी के बाहर भी बेच सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर समझो धारावी का 1000 स्क्वायर फीट का एसआरए के अंतर्गत जो टीडीआर बनता है, वो टीडीआर अगर आपको साउथ मुंबई में वापरना है तो धारावी का अगर रेडी का भाव 1 लाख रुपया पर स्क्वायर मीटर है और साउथ मुंबई का 10 लाख रुपया पर स्क्वायर मीटर है, तो आपका 1000 स्क्वायर फुट का जो टीडीआर है धारावी का, वो साउथ मुंबई में हो जाएगा 100 स्क्वायर फीट, यानी आप वहां पे सिर्फ 100 स्क्वायर फीट ही टीडीआर यूज कर सकते हो। तो उसको प्राइस इंडेक्सेशन बोलते हैं। लेकिन अदानी के विषय में अभी ऐसा है कि अदानी के टीडीआर को कोई प्राइस इंडेक्सेशन नहीं है। मतलब धारावी का 1000 स्क्वायर फीट का टीडीआर अगर आपको साउथ मुंबई में मलबार हिल में यूज करना है तो आप पूरा 1000 स्क्वायर फीट टीडीआर धारावी का उसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो आप समझिए कि 6000 स्क्वायर फीट का जो टीडीआर अदानी को मिलने वाला है, उसमें अदानी वो टीडीआर को प्लेस करके फंड रेज कर सकता है, वो टीडीआर अदानी बेच सकता है। तो आप समझ लीजिए कि पूरे मुंबई पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना बड़ा लोड जो है वो कंस्ट्रक्शन के माध्यम से पड़ेगा। आज 3 करोड़ 20 लाख स्क्वायर फीट के बांधकाम में मुंबई में इतना प्रदूषण हो गया है कि मुंबई करों के लंग्स को सांस लेना भारी पड़ रहा है। लेकिन जब 6 करोड़ का टीडीआर मार्केट में आएगा और अदानी उसको बेचेंगे या फिर खुद इंडिया के सबसे बड़े डेवलपर मैं समझता हूँ कि अभी अदानी बन जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा स्क्वायर फीट का टीडीआर अभी तक मेरे ख्याल से कोई भी बिल्डर के पास नहीं है जितना अदानी के पास धारावी के माध्यम से आया है, वो भी कौड़ियों के दाम में। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी है और मुंबई के एनवायरमेंट के साथ में, मुंबई के डेवलपमेंट के साथ में एक बहुत बड़ा खिलवाड़ भी है जो सिर्फ फायदे के लिए अदानी को पहुंचाने के लिए अदानी को। And what about the 40%, sir? What about the 4 crore which is left? 4 करोड़ स्क्वायर फीट जो है वो धारावी के रिहैबिलिटेशन के लिए यूज होगा। मतलब धारावी में जितने स्ट्रक्चर्स है, उस स्ट्रक्चर को घर देने के लिए, कमर्शियल के लिए 4 करोड़ स्क्वायर फीट का यूटिलाइजेशन होगा और 6 करोड़ स्क्वायर फीट वो अदानी को सेल के लिए मिलेंगे। Right. So which means it's a windfall gain for Mr. Adani. Yes. So Mr. Adani, when he became the second richest man in the world, he might become the richest man in the world because of Dharavi. Richest already I think the richest builder in the country. I'm Yes, talking sir. about international. धारावी के नाम पे अदानी रियल एस्टेट डेवलपमेंट में इंडिया का नंबर हो जाएगा स्क्वायर फीट के हिसाब से, और पैसे के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में नंबर हो सकता है जी। काड़के साहब, आपने पोल्यूशन की बात की। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इश्यू है, और जो आपने कहा कि रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इस लेवल पे है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जज को भी बोलना पड़ा कि मॉर्निंग वॉक इज द मोस्ट हैजार्डस, आपको विदाउट मास्क चलना नहीं चाहिए। तो ये आप धारावी में बहुत काम कर चुके हैं, स्पेशली अभी बहुत काम कर रहे हैं अडानी के प्रोजेक्ट के असर, मगर वहां पर एक तालाब है, तो उस पोल्यूशन लेवल के बारे में आप लोग वहां पर कुछ लोकली कुछ कर रहे हो क्या? एंड आर यू सेटिस्फाइड विद दिस गवर्नमेंट ट्रिपल इंजन सरकार जो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए 1000 टैंकर वाटर टैंकर लेके रोड को पानी डाल के डस्ट फ्री करने का जो प्रयोग चल रहा है एकनाथ शिंदे जी का, आप इस पर कैसे देखते हो आप? देखो, अगर आप धारावी के बारे में पूछ रहे हो, हाँ, तो धारावी के लोगों की परिस्थिति ऐसी है कि धारावी एक डेंसली पॉपुलेटेड स्लम है जहाँ पे 100 स्क्वायर फीट में, मतलब 100 स्क्वायर फीट में 6 लोग रहते हैं। यहाँ पे 300 लोगों के पीछे एक सिंगल शौचालय है।
यहाँ पे गार्बेज की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे पोल्यूशन के बारे में, क्योंकि लोग जिस प्रकार से यहाँ पे रहते हैं तो उनको बाहर क्या प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो जहाँ पे रहते हैं वहां पे सनराइज भी नहीं आते और वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिलता। तो उनकी बॉडी इतनी इम्यून हो गई है कि इवन आपने देखा होगा कोरोना काल में, कोविड में धारावी एक रोल मॉडल था पूरे विश्व के लिए। तो धारावी रोल मॉडल इसके लिए था कि धारावी के लोगों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि कोरोना भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो ऐसी परिस्थिति है। लेकिन आप पूरे मुंबई की बात करोगे, धारावी के बाहर आओगे तो परिस्थिति बहुत ही बहुत खराब है। रोड पे अगर आप कोई बाइक पे जा रहे हो तो आपको पूरा धूल मिट्टी आपको दिख जाएगी, कार में जा रहे हो आपको पूरी धूल मिट्टी दिख जाएगी। तो इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन का प्रदूषण तो है ही, साथ में यहाँ पे जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पे आरसीएफ फैक्ट्री है, वहां पे टाटा का थर्मल प्लांट है, ऑयल की रिफाइनरीज है, उसके माध्यम से भी बहुत सारा पोल्यूशन जो है वो मुंबई पे होता है सिटी एरिया में। तो इस प्रकार की परिस्थिति है पूरी सिटी की। जी आपने केजरीवाल साहब ने वहां पर जो दिल्ली में बहुत जबरदस्त काम किया, पोल्यूशन कंट्रोल, बहुत थर्मल प्लांट्स क्लोज शट डाउन कर दिए, बस फ्लीट को इंक्रीज कर दिया ताकि लोग ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जोर दे दिया, इंडस्ट्रीज को पीएनजी में कन्वर्ट कर दिया, ग्रीन कवर बढ़ा दिया, विंटर पोल्यूशन प्लान उनके पास था। तो आप और वहां पर उन्होंने एक ऐसे अनोखा चीज बना दिया कि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन रिसाइकलिंग प्लांट, तो ये सब उन्होंने कर दिया। क्या आप अगर तुलना करोगे पोल्यूशन कंट्रोल में, कैसे देखते हो आप खड़गे साहब? देखिए, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए पोजीशन ऐसी है कि हाई कोर्ट को सुमोटो राज्य सरकार को बोलना पड़ता है कि भाई प्रदूषण के लिए कुछ करो। तो यहाँ की सरकार इतनी उदासीन है और यहाँ की सरकार के पास इस प्रदूषण को रोकने के लिए किसी प्रकार का विजन भी नहीं है और यहाँ की सरकार प्रदूषण रोकने के लिए सीरियस भी नहीं है। तो ये सरकार से तो हमें कुछ अपेक्षा करना मतलब सपना देखने जैसा है। लेकिन अगर आप बात करोगे दिल्ली की, दिल्ली तो सबसे पोल्यूटेड शहर था और आज भी दिल्ली पोल्यूशन के मामले में काफी अव्वल है। लेकिन वहां पे आपने देखा होगा, अभी मैं खुद देखता हूँ कि वहां पे जो अपने जल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट है सोमनाथ भारती जी, उनका वीडियो में देख रहा था कि वहां पे जो नर्मदा नदी में जो पोल्यूशन हो रहा था वो खुद बोट में बैठकर लोगों को साथ में लेकर जाकर वो पूरी साफ सफाई करवा के ले रहे थे। और पूरी साफ सफाई होने के पहले की क्या परिस्थिति थी और साफ सफाई होने के बाद में क्या परिस्थिति है, ये पूरा उन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया। तो वहां के लोग बहुत सीरियस है इस विषय में पोल्यूशन को लेकर, क्योंकि वहां पे पढ़े लिखे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी में काम करते हैं, जिनको भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है, वो राजनीति में आए हैं लोगों को सुविधा देने के लिए। लेकिन यहाँ पे परिस्थिति विकट है, अलग है। यहाँ पे लोग तो बिक रहे हैं कुछ पैसों के लिए, यहाँ पे नेता लोग पार्टियां चेंज कर रहे हैं कुछ पैसों के लिए, तो उनको लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो सत्ता में रहता है, सर्वाइवल इज फिटेस्ट, ये फॉर्मूला पे अभी यहाँ पे पूरा पॉलिटिक्स हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार से कुछ उम्मीद करना भी गलत बात हो जाएगी। यहाँ पर खड़गे साहब बहुत बड़ा मेजर इश्यूज कंटिन्यूसली 3-4 महीने से जिस प्रकार से चल रहे हैं, आपने भी कई बार बहुत अच्छे तरह से वर्णन किया, जो कास्ट पॉलिटिक्स चल रहा है। अभी जरंगे पाटिल साहब का कहना है कि हमारा भी 50% है, मराठा इज 50%, भुजबल साहब का कहना है हमारा 50%, 54% है ओबीसी। तो आगे जाके जरंगे पाटिल जी त्र्यंबकेश्वर टेंपल में गए तो वहां पर और भी 20 रूम भर के रिकॉर्ड है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त से लेके अभी तक कितने कुणबी मराठा है और भी लिस्ट है, जो आज के तारीख में नोंदनी 29 लाख का हुआ है खड़गे साहब। तो ओबीसी पूरे सेगमेंट उनको लग रहा है, एक फियर है, डर है, भय है कि ये सेगमेंट में और डाइल्यूट हो जाएगा और भी लोग आ जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन आप क्या देख रहे हो? छगन भुजबल वर्सेस जरांगे पाटिल वर्सेस अलग अलग चीज कैसे देखते हो? वेयर इज द सॉल्यूशन खड़गे साहब? देखिए, अगर आप छगन भुजबल जी की बात करोगे तो छगन भुजबल एक माली कम्युनिटी के बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़े नेता है। माली यानी गार्डनिंग कम्युनिटी जो होती है उसकी। तो अपने यहाँ पे जब ओबीसी आरक्षण लगा तो ओबीसी में Something is wrong with the audio. We can't hear Mr. Katke. Can somebody check the audio, please?
काटके साहब, have you pressed the mute button by any chance, or is there a call coming? Are you getting a call? काटके साहब बोलिए कुछ। हो गया। हाँ आ रहा जी है मेरा जी, अब आवाज? आवाज आ रही है सर, बोलिए। आप जगन तो महाराष्ट्र में जो है ये हर एक समाज की, मतलब जब ओबीसी रिजर्वेशन बना मंडल आयोग के बाद में, तो उस टाइम पे जो कास्ट का सेंसस हुआ वो कास्ट के हिसाब से महाराष्ट्र में रिजर्वेशन मिले, लेकिन महाराष्ट्र में मराठाओं के लिए कोई प्रकार का रिजर्वेशन नहीं था, क्योंकि मराठा में भी शान्नोगुड़ी मराठा और कुणबी मराठा ये दो सेगमेंट थे। तो मराठा में जो कुणबी मराठा है उनको पहले ओबीसी में रिजर्वेशन दिया गया है। तो 60% मैं समझता हूँ कि मराठा में रिजर्वेशन ऑलरेडी कुणबी मराठा के माध्यम से मिला हुआ है, और 40% मराठा जो है वो आरक्षण से वंचित है। तो अभी जो पूरा आंदोलन चल रहा है ये 40% मराठाओं के लिए है जो आंदोलन से वंचित है। तो मैं समझता हूँ कि इनको अगर कुणबी के नाम पे सरसकट अगर इनको कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो उसका ऑटोमेटिक इम्पैक्ट जो है ये जो बाकी के समाज जो पहले से ओबीसी घटक में आते हैं तो उनके ऊपर आएगा। इसके लिए आने वाले समय में ये जो मसला है ये और बढ़ सकता है, क्योंकि जब रिजर्वेशन ओबीसी में डाला गया तभी मराठाओं के लिए ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं, क्योंकि कुणबी के लिए प्रोविजन था। लेकिन अभी जो रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं वो रिकॉर्ड में जहां पे कुणबी रजिस्ट्रेशन मिल रहा है कोई भी डॉक्यूमेंट में, तो डॉक्यूमेंट को ग्रहित धरकर पूरे मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट देकर ओबीसी में लेने का ये मतलब पूरा ये चल रहा है प्रक्रिया। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भुजबल जी अपने कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनके कास्ट में जो नंबर से बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनके कास्ट को हिस्सा कम मिलेगा। इसके लिए वो लड़ रहे हैं। धनगर समाज के नेता है तायवड़े, वो भी लड़ रहे हैं। तो ये सब अपने अपने समाज के नेता है, अपने अपने समाज के लोगों को बचाने के लिए ये लड़ रहे हैं। आने वाले समय में ये संघर्ष और जारी होगा। इसका सोल्यूशन यही है कि सब लोग ने एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर सुविधा मिल रही है तो अगर कोई सुविधा से वंचित है और उसमें पात्र होता है तो उसको भी सुविधा मिलनी चाहिए। इसमें बात करने की कोई जरूरत नहीं है और इस प्रकार से टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन संदीप पाटके साहब, क्या लोग इसको स्वीकार करेंगे? जो आप बड़ा अकल वाला, आप जो बहुत अच्छा सा आप सजेशन जो दे रहे हैं, क्या वास्तविकता में लोग इसको स्वीकार करेंगे? क्योंकि आज की तारीख में वही तो है ना, सबसे पहली बात तो अगर लोगों ने स्वीकार किया तो नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी। जी, छगन भुजबल जी माली समाज के नेता है, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया तो छगन भुजबल जी की दुकान कैसे चलेगी? तो ये तो चलने वाला, वो विरोध करने वाले हैं और ये संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। लेकिन लोगों को सोचना है, नेताओं को सोचना है कि आने वाले समय में सबसे भाईचारे में रहना है, कि इसमें भी झगड़ा लगा के अपना पॉलिटिकल जो मोटिव है उसको अपनी तरफ करना। ये एक सेकंड संदीप पाटके साहब, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है जब से वो मनोज जरंगे पाटिल साहब वो पहले अपने फास्ट पर बैठे, उसके बाद जाकर के एकनाथ शिंदे साहब ने, बाकी सब लोगों ने उनको कुछ प्रॉमिस किया। उन्होंने कुछ 40 दिन की डेडलाइन दी, 30 दिन की उन्होंने दी, 30 दिन मांगे गए। जरंगे पाटिल साहब ने कहा आप 40 दिन दीजिए, और उसके बाद अब उस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया। ये कह दिया गया कि 24 दिसंबर तक हम लोगों को कुणबी आरक्षण चाहिए। आपको लगता ही नहीं है कि सरकार को कुछ और बैलेंस्ड और ऑब्जेक्टिव तरीके से चलना चाहिए था? क्योंकि यहां बाकी सब कास्ट को तो ये लग रहा है कि कुणबी मराठा जो हैं उनको बहुत ज्यादा फेवर किया जा रहा है। सर नहीं, ये बात तो एकदम सही है। देखिए, अभी तक अगर देखोगे आप पूरे महाराष्ट्र के राजनीति में तो 1000 के ऊपर मराठा एमएलए हो चुके हैं, 13 के ऊपर मराठा सीएम महाराष्ट्र में बन चुके हैं जी। महाराष्ट्र में जितना भी कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज है, महाराष्ट्र में जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स है, सहकारी संस्था है, पत संस्था है, दूध संघ है, ये सब जो है वो मराठाओं का ही है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मराठा का ही है। ये सब होने के बावजूद मराठा समाज अगर पिछड़ा हो जाता है तो किधर ना किधर ये मराठा समाज के जितने भी अभी तक के नेता थे ये उनका फेलियर है। ये जितनी मराठा सीएम ने राज्य किया पूरे महाराष्ट्र में ये उनका फेलियर है। तो मैं समझता हूँ कि अगर जरूरत है उनको रिजर्वेशन की तो उसके अगर निकष में वो बैठते हैं तो रिजर्वेशन देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सब लोग जो है जो जरूरतमंद है, जो भाईचारे में रहते हैं, तो मैं समझता हूँ रिजर्वेशन के नाम पर आपसी भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। काटके साहब, आगे जाके क्या आपको लगता है कि जातीय जनगणना आज के तारीख में जरूरी है? बिकॉज
जिस प्रकार से सब लोग आंकड़े फेंक रहे हैं, जरंगे पाटिल जी बोल रहे हैं हमारा 50% है, भुजबल साहब कह रहे हैं कि हमारा 54% है, ये दोनों को हम लोग मिला दे तो ये 104% के ऊपर हो गए। तो ये बहुत जरूरी है आज के तारीख में। जो अजित पवार जी, सब जो जितने भी नेता हैं, सबका जगन भुजबल जी खुद बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना करो, तो इज इट सो एसेंशियल आज के तारीख में सचमुच जातीय जनगणना होना चाहिए? नहीं, कास्ट सेंसस तो होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजर्वेशन जो दिया है वो सामाजिक एकता के माध्यम से दिया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए दिया गया है। तो इसके लिए अगर कोई अपनी संधि से वंचित है तो वो कौन से समाज के लोग ज्यादा है, कौन सा समाज घटक ज्यादा है, तो ये तभी तक नहीं समझेगा जब तक हम जाति न्याय गणना नहीं करते हैं। तो इसके लिए जाति न्याय गणना करना आवश्यक है और ये होनी चाहिए। और आगे जाके हम लोग नेशनल प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं, मोदी जी का कहना दावा है कि हमने एमएसएमईज को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि मोदी साहब ने 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, मोदी साहब का कहना है। उसमें से करीबन 3.5 करोड़ वुमेन एम्प्लॉयमेंट उन्होंने क्रिएट किया। बोले कि देश का ग्लोबल रिकग्निशन आप देखियो, एवरी रेटिंग, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, स्टैंडर्ड पुअर हो, जितने भी है, सबका कहना है कि भारत का जबरदस्त इकोनॉमी है जीडीपी ग्रोथ के वजह से। तो हाउ डू यू सी, क्या सचमुच एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है 15 करोड़ एमएसएमई में, जिस प्रकार से मोदी साहब कह रहे हैं, और इकोनॉमी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हुआ है? करके साहब, ग्राउंड फीलिंग्स आपको कैसा लग रहा है? देखिए, अगर 15 करोड़ जॉब मिले होते, इकोनॉमी एकदम फ्लरिश होती, हर एक के हाथ में काम होता, तो मैं नहीं समझता कि ये मराठा आरक्षण का आंदोलन होता। क्योंकि मराठा आरक्षण का आंदोलन इसलिए हो रहा है कि मराठाओं को नौकरी नहीं है, मराठों के पास जमीन नहीं है, मराठों के पास धंधे नहीं है, उनके पास कोई सोर्स नहीं है। तो गवर्नमेंट की जितनी नौकरियां है और गवर्नमेंट के जितनी भी फैसिलिटीज है, वो जैसे बाकी ओबीसी को मिलते हैं वैसे उनको भी मिलने चाहिए। तो इसका मूलभूत मतलब, उसका बेस ये है कि कंट्री का किधर ना किधर डेवलपमेंट हुआ नहीं है। यहाँ पे सभी लोगों के हाथ में काम नहीं है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, यहाँ पे बिजनेसेस खस्ता हालत में है, एजुकेशन सिस्टम खस्ता हालत में है। तो ये सब चीजों में लोग कैपेबल नहीं है ये सब चीजों को अचीव करने के लिए। इसके लिए कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की मांग हो रही है, भले वो जातिगत रूप से हो या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के माध्यम से हो। तो मैं समझता हूँ कि जो मोदी जी का दावा है कि 15 करोड़ नौकरियां मिली है और एमएसएमई के माध्यम से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये सरासर झूठ बात है। और जैसे पंजाब गवर्नमेंट का दावा है कि 2.5 साल में आपका सरकार ने, आम आदमी पार्टी का सरकार ने 38,000 के आसपास गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट किए। आज पूरे देश में यही चल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब्स किसी को नहीं मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में हम लोग वापस आ गए। एंड बीजेपी इन द सेंटर एंड स्टेट आर डिस्ट्रॉइंग ऑल द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेटाइजिंग देम। ऐसे पूरे सिनेरियो में आम आदमी पार्टी ने 38,000 2.5 साल में पंजाब में गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट किए, टीचर्स को परमानेंट किए, अलग अलग चीज किए। क्या ये एक रोल मॉडल है पूरे देश में सबको फॉलो करने के लिए? बिकॉज आज की जरूरत ये है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को छोड़ के गवर्नमेंट जॉब्स होना चाहिए। ये जनरल ओपिनियन है खाटके साहब, कैसे देखते हो आप? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो सरकार जो है वो जनता की होती है और सरकार चलाना काम नेताओं का होता है। तो नेताओं को सरकार किस उद्देश्य से चलानी है, लोगों का भला करने के लिए चलानी है कि कॉन्ट्रैक्टरों का भला करने के लिए चलानी है, वो सरकार ने तय करना चाहिए। जहां तक आप आम आदमी पार्टी की बात करोगे, तो अभी एमसीडी में आने के बाद आम आदमी पार्टी ने 4,500 कर्मचारियों को परमानेंट किया। अगर आप पंजाब की बात करोगे तो वहां पे 38,000 के न्यू जॉब बनाए गए और लोगों को सरकारी नौकरी में लिया गया और टीचर्स को परमानेंट किया गया जी। तो ये सब काम जो है वो सरकार के इंटेंशन के ऊपर है कि सरकार जनता के लिए चलानी है कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए चलानी है। तो ये जो बाकी की जो गवर्नमेंट है, अगर आप मुंबई का एग्जांपल लोगे, मुंबई महानगर पालिका में जितने ठेके दिए जाते हैं, तो पूरे पैसे जो है ठेकेदार के माध्यम से नेताओं के पास आते हैं और अधिकारियों के पास आते हैं और जनता के हाथ में कुछ लगता नहीं है। यहाँ पे जितने भी अभी यहाँ पे अपना मोटर लोडिंग का जो काम होता है, यानी कचरा उठाने का जो गाड़ियां है, क्लीन अप मार्शल से, वो ये सब कॉन्ट्रैक्ट पे है। ये कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो इनको कोई प्रकार की सुविधा नहीं है और कॉन्ट्रैक्टर इनको दिन का 300 रुपए का पगार देता है। तो इस प्रकार का
माहौल है, पैसा तो जा रहा है लेकिन पैसा डायरेक्टली जनता के मतलब जो काम करते हैं उनके पास जाने के बजाय वो पैसा जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर के जेब में, नेताओं के जेब में, अधिकारियों के जेब में। एंड दिस तो इज इन इसलिए स्पाइट ऑफ, भ्रष्टाचार की वजह से ही यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे सरकारी भर्ती में ज्यादा लोग परमानेंट नहीं होते और परमानेंट लिए नहीं जाते। लेकिन ये बताएं काटके साहब, जो आप बात कर रहे हैं वो सबको मालूम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो अगर जैसा कि कल इनफैक्ट हमारे साथ मिलिंद रानडे साहब भी थे, जो कंजर्वेंसी वर्कर्स के यूनियन के जो हेड हैं, उन्होंने वही बात बोली जो अभी आप बोल रहे हैं कि जो 300 रुपए मिलते हैं, इवन दो द मिनिमम वेज इज अराउंड 700 रुपीज पर डे, जो वर्कर्स हैं, नंबर एक उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, नंबर दो ज्यादातर वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, नंबर तीन रजिस्टर्ड भी नहीं है, नंबर चार वो बीएमसी के एम्प्लॉयज नहीं है, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं। मेरा ये कहना है कि जब वो डीबीटी की बात करते हैं और यहां पर हम सबको मालूम है कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कैश दिया जा रहा है, तो इजंट देयर अ बिग कॉन्ट्रडिक्शन हियर? व्हाट इज गोइंग ऑन? संदीप पाटके साहब, ये पूरा ट्रैप है, ये पूरा एक सिंडिकेट है पूरे कॉरपोरेशन में, स्टेट गवर्नमेंट में, जो इस प्रकार का करप्शन करता है। जैसे बीएमसी में अभी प्रशासक बैठा है, एडमिनिस्ट्रेटर, तो धारावी जैसी जगह पे 25 करोड़ रुपए का फंड जो है वो अलॉट हुआ है कॉर्पोरेशन के माध्यम से जी। अभी धारावी पुनर्वसन प्रकल्प आने वाला है, अदानी जी वहां से लूट रहे हैं, यहाँ पे 25 करोड़ का फंड धारावी के लिए देकर किस प्रकार का काम करने वाले हैं तो मुझे समझ में नहीं आता, और काम कहाँ पे दिखता भी नहीं है। तो अगर समझो कोई कॉन्ट्रैक्टर को पूछा गया कि भाई कितने का काम आया, तो बोलता है 5 लाख रुपए का काम मिला है। बोला कितने का काम करेगा तू? बोला 1 लाख 1.25 लाख का करूंगा, बाकी का पैसा तो सब बांटने में चले जाता है। तो अगर आपको काम करना है, मेरे पास 5 लाख का फंड में है, मैं आपको 1 लाख 1.25 लाख रुपया का काम करके दे सकता हूँ। तो इस प्रकार की परिस्थिति जो है वो पूरे महानगर पालिका में है। पूरी महानगर पालिका मुंबई की अभी फिलहाल इतनी भ्रष्टाचार में लिप्त है क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार का नाच हो रहा है। यहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे एक आधा कोई बिल रहेगा, वो मेयर के पास आता है, मेयर की कुर्सी में बैठ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है इकबाल चहल जी, वो साइन करते हैं, फिर बाद में उधर से वो जाएगा स्टैंडिंग कमेटी में, वहां पे भी कुर्सी पे जाके इकबाल चहल जी बैठते हैं, वहां पे वो साइन करते हैं, और उसके बाद में वो खुद के टेबल पे लेके आते हैं और खुद साइन करते हैं। तो तीनों की साइन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर ही करता है। तो यहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे अपने जो पालक मंत्री है मंगल प्रभात लोधा जी, उनको वहां पे बाकायदा एक ऑफिस दिया गया है, उधर से उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं चहल साहब को, और चहल साहब उस प्रकार से पूरा फंड जो है वो अपने नेताओं के लिए, अपने नेताओं को अमीर बनाने के लिए, अपने पार्टी को बढ़ावा देने के लिए, मुंबई करों का, आम जनता का जो पैसा है वो उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति अभी फिलहाल मुंबई महानगर पालिका में है। वाओ, isn't that amazing? यस, फैंटास्टिक सर। कारके साहब, राम मंदिर का पुनर्निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024, मोदी साहब, अमित शाह ने ऑलरेडी मुहूर्त भी बोला दिया कि समय क्या होगा, 12:22 दोपहर। तो आपको लगता है कि ये चेंज होगा? बीजेपी का चांसेस एकदम जबरदस्त स्काई रॉकेट हो जाएगा? बीजेपी विल क्लियरली स्वीप द एंटायर थिंग? जिस प्रकार से वातावरण सब जगह चल रहा है, सबको अयोध्या ले जाना, अयोध्या, तो क्या देखते हो, वातावरण बन रहा है हिंदुत्व का? देखिए, मैं आपके माध्यम से भारत की पूरी जनता को अपील करना चाहूंगा कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी ने राजनीति शुरू की। 1989 में रथ यात्रा निकाली, उसके बाद बाबरी मस्जिद तोड़ी, उसके बाद काफी दंगे हुए, पूरा माहौल बिगड़ा, सब कुछ हुआ, और अभी आखिर में 2023 में राम मंदिर बनने जा रहा है और मोदी जी जो है उसका उद्घाटन करने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी जिस एजेंडे पे राजनीति कर रही थी वो एजेंडा अभी पूरा हो गया है। तो जनता ने समय दे दिया बीजेपी को राज करने के लिए। अभी मंदिर बन गया है, अभी आने वाले समय में बीजेपी की जरूरत नहीं है, आने वाले समय में डेवलपमेंट की जरूरत है। तो भारत की जनता ने राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद में मोदी को टाटा बाय बाय करना चाहिए और बोलना चाहिए, भाई आपको जो उद्देश्य चुना था वो उद्देश्य पूरा हो गया, आपका काम खत्म हो गया, अब आप आराम करो। तो मैं पूरे भारत की जनता को यही अपील करूंगा कि राम मंदिर बन रहा है तो हम सब दर्शन लेंगे और मोदी जी को विदा कर देंगे। क्या बात है। संदीप पाटके साहब, it's been a great pleasure talking to you. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you And we very much. really admire the work you're doing. Keep it up. You are a man with a very big heart. Thank you so much for joining us.
नमस्कार Thank सर, और कार्तिक एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुलसी विवाह की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड वी होप दैट यू सक्सीड इन द धारावी प्रोजेक्ट आई होप सो टू, लोगों के लिए जो I hope फाइट so too. I hope some solution can be found where the people of Dharavi actually get to benefit. सबसे बड़ी बात है, ये नहीं है कि अडानी करे, अंबानी करे, कोई जो भी करे, भाई जिसको भी करना है करे। डेवलपमेंट तो हमको चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट लोगों की चाहिए, प्लेयर की नहीं। लोगों ये के सबसे लिए। बड़ी बात है कि लोगों का क्या, आखिरकार डेवलपमेंट किसके लिए, लोगों के लिए ना, तो लोगों का बेनिफिट होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, लोगों का लाभ होना चाहिए। बाकी एज अ बिजनेसमैन जो मर्जी जो लाभ उठा रहा है उसको वो भाई उसकी किस्मत है, लेकिन लोगों का लाभ होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू सो मच संदीप काटके साहब, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार नमस्कार। I think that's just about it. As far as tonight's show is concerned, आज के शो में सिर्फ इतना ही। We'll take the comments tomorrow. I think there are very few comments, so we'll take them tomorrow. And in the meantime, do keep sending in your comments. We'll take them all tomorrow. आप लोगों को एक बार फिर कार्तिक एकादशी की और तुलसी विवाह की बहुत 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 शुभकामनाएं। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम।